सिलेबस रेफरेंस नंबर 2 था और हम इसके अंदर डील कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, जो कि हमने कहाँ तक कर लिया था, ये जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स थे वहां तक कर लिया था। उसके बाद हम आखिरी जो टॉपिक किया था वो क्या था, हम मेंडलो मैट्रिक्स कर रहे थे और यहाँ पे हमने अब आना था ये जो आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, उसमें हम पहली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो था वो डील कर रहे थे। पहला जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आपके पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। अच्छा, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको ओन्ड सिंगल पर्सन करे, कंट्रोल भी सिंगल पर्सन करे, बट मैनेज क्या करें, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं अदर देन ओनर, या ओनर ही हो सकता है मैनेज भी कर रहा हो, बट ये बड़ी स्मॉल सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, फ्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसके अंदर होते हैं। इस वाले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें, जितने भी मेन डिसीजन जो हैं वो किसने लेने होते हैं, ओनर ने खुद। यहाँ पे ओनर डिसीजन मेकिंग पावर किसी और को डेलीगेट नहीं करता या किसी और के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मेन एडवांटेज भी यही है कि भाई यहाँ पे क्या है कि डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है, ओनर के पास होती है, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है और क्विक डिसीजन इसी वजह से ले लेता है क्योंकि सिर्फ एक ही सिंगल इंडिविजुअल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कोई फॉर्मल मैनेजमेंट हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती, ये इसका सेकंड मेन फीचर है आप कहना। तीसरा, यहाँ पे प्रोसेसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कम्प्लेक्सिटी किसी किस्म की इन्वॉल्व नहीं होता। कहता है स्मॉल स्केल के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बेनिफिशियल। उसके बाद कहता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइफ के स्टार्टिंग फेज के अंदर होती है उसके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइफ के इनिशियल दिनों के अंदर एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में होती है। और मजे की बात यह है कि इस स्ट्रक्चर के लिए आपको कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नेसेसरी है ही नहीं। सबसे बड़ा मेन इसका एडवांटेज यही है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ना हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन को आप डिवाइड कर लें ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो फंक्शंस की बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं, किस बेसिस पे कर रहे होते हैं, इनकी ग्रुपिंग होती है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सेम नेचर ऑफ टास्क। ये वो बेसिस है जिसकी बेसिस के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जा रहा है। और जनरली कैसे, अब बिजनेस फंक्शंस आपको पता है कौन कौन से, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, एडमिन, ये सारी चीजें। कई एडवांटेजेस हैं और कई डिसएडवांटेजेस हैं इस अप्रोच के। अगर मैं बात करूं फंक्शन स्ट्रक्चर, तो नंबर 1 सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों, देखें, एचआर वाले ने एचआर के अंडर रोल परफॉर्म करना, मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग के अंडर, फाइनेंस वाले ने फाइनेंस के अंदर। तो ये नहीं है कि अब मेरे पास मार्केटिंग की एजुकेशन हो, मार्केटिंग की स्किल्स हो और मैं फाइनेंस में बैठ के काम कर रहा हूं, नहीं। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। नंबर 2, अगर हम बात करें एक
होमोजेनिटी बहुत ज्यादा आपको नजर आएगी, बट ये ड्रॉबैक भी है। अब कैसे सेम नेचर की चीजें एक ही जगह पे परफॉर्म हो रही, बाज का कुछ इंटरेस्ट, कुछ कम्युनिकेशन, उसके अंदर फ्लॉज, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट्स, ये बहुत ज्यादा रेज होते हैं इस स्ट्रक्चर में। बट ये भी सच है कि अल्टीमेटली पर्टिकुलर जो फंक्शन है अगर वो प्रॉपरली रन हो तो इसकी वजह से हम स्टैंडर्डाइजेशन भी अचीव कर सकते हैं। बट ये फंक्शन की जो रनिंग है ना, ये प्रॉपरली तब होगी जब इसके अंदर कंफ्लिक्ट ना आए। उसके बाद तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर? वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली कहते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दें, और किस तरह से डिवाइड करेंगे, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, बेसिस कुछ भी हो डिवीजन की, बट ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे स्मॉल यूनिट्स में या डिवीजन में। अच्छा, इसमें जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट होगा ना, वो क्या कहलाता है? एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। क्योंकि हर डिवीजन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना प्रोडक्ट होगा जिसको वो देख रहे होंगे, उससे रेलेवेंट स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। अब जिस तरह है प्रोडक्ट डिवीजन, प्रोडक्ट डिवीजन की बात करें तो कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस होती हैं कंपनीज की, तो वो प्रोडक्ट की बेसिस पे क्या कर लेती हैं, अपनी कंपनी को डिवाइड करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेन जो प्रोडक्ट डिवीजन स्ट्रक्चर है ना, वो कौन सा है? यूनिलीवर। अच्छा, अब कैसे डिवीजन की हुई? कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शैम्पू, सोप, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट्स, कुकिंग ऑयल, इसी तरह अगर अदर चीजों बात करें, आइसक्रीम, आप देखते जाएं। शैम्पू की अगर हम बात करते हैं, कैसे लाइफ बॉय से लेके डव तक सब उनका, लाइफ बॉय हो, सनसिल्क हो, पेंटीन हो, ट्रेस्मी हो, डव हो, ये सब उनके। अच्छा, अब इसके अंदर देखें फिर ब्रांड एक्सटेंशन, फिर प्रोडक्ट एक्सटेंशन कैसे की। अब वो देखें सनसिल्क में एक वेरिएंट अवेलेबल तो नहीं है, ब्लैक, ग्रीन, येलो, पता नहीं कौन कौन से कलर। अब ये क्यों किया, ये इतनी एक्सटेंशन क्यों हुई? पहले ऐसा नहीं होता था, अब कस्टमर की नीड को फोकस करके वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी इतनी कलरिंग करने की। अब कितने साल तक हेड एंड शोल्डर सिर्फ एक वेरिएंट के अंदर अवेलेबल था, बट अब वो भी आगे फर्दर प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन के अंदर चला गया। क्यों? ये जो हमारी जनती लेडीज है ना, इनको हर चीज मैचिंग चाहिए ना, बाथरूम की कलर का टाइल कलर भी यही हो, टॉवल का कलर भी यही हो, सोप का कलर भी यही हो, शैम्पू का कलर भी यही हो, मजबूरी है। बट मसला ये है, ये किसी और डिवीजन के अंदर फिर शैम्पू को डील नहीं कर सकते। दैट्स वाई उसको एक अलग उन्होंने डिवीजन क्रिएट किया। जो डिटर्जेंट में सर्फ एक्सल
एरियल, कुकिंग ऑयल अलग से डिवीजन है, डालडा। आइसक्रीम वॉल्स। इसी तरह यहाँ पे भी उसने एग्जाम्पल दी हुई है, ये जिस तरह शेवरलेट और जीएमसी की भी एग्जाम्पल दी है। देखे ना, इनमें भी कितनी, होंडा देखें, सुजुकी देखें, बाकी सारे डिवीजन्स बनाए हैं। एसयूवी अलग है, फील्डर अलग है, बाकी हैशबैक अलग हैं गाड़ियां। बसेस अलग, ट्रक्स अलग, छोटी गाड़ी अलग। तो कंपनी ने किसी ना किसी बेसिस के ऊपर ये की। उसके बाद कस्टमर डिवीजन। जब आपने डिवीजन जो ऑर्गेनाइजेशन की हो वो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर की हो, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन करता है। जॉनसन एंड जॉनसन तो एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर उसकी 200 बेसिकली ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑपरेट कर रही थी। यूनिलीवर भी बिल्कुल ऐसे। तीन तरह के कस्टमर डील कर रहे हैं, कंज्यूमर्स, फार्मास्यूटिकल्स और अदर प्रोफेशनल बिजनेस। बिल्कुल ऐसी जैसे आपके यहाँ टेलीकॉम सेक्टर में क्या है, पोस्ट पेड कस्टमर, प्रीपेड कस्टमर। बैंक में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। उसके बाद प्रोसेस डिवीजन। बेसिकली जिन ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन लाइन होती है बहुत बड़ी होती है, वहां पे ये प्रोसेस डिवीजन अडॉप्ट किया जाता है स्ट्रक्चर। और प्रोसेस डिवीजन क्या है बेसिकली, कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में जहां पे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक से नहीं होती मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल आपके जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्या है, कॉटन, कॉटन से देन थ्रेड बनेगा, थ्रेड से कपड़ा, कपड़े फिर डाइंग, प्रिंटिंग, देन कटिंग, स्टिचिंग, प्रेसिंग, पैकिंग, यूं। गाड़ियां जिस तरह असेंबल होती, टायर कहीं और से, डैशबोर्ड कहीं और से, देन लाके एक जगह पे जोड़ दी। उसके बाद जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस। अगर वो इंटरनेशनल कंपनी है तो उसको हम डील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका। अगर लोकल कंपनी है और पूरे मुल्क में प्रेजेंस है तो फिर हम पोल्स की बेसिस पे करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर आप सुनते नहीं है मैं मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ, मैं मार्केटिंग मैनेजर साउथ। उसके बाद कहता है अगला जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये चारों के चारों डिविजनल के अंदर आते हैं। इसके बाद आपके पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली जो कि डिविजनल और फंक्शनल का मिक्स है। क्या, ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि कॉम्बिनेशन हो डिविजनल और फंक्शनल का। और इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर डुअल कमांड ऑफ अथॉरिटी होती। पहले ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है, देन उसकी लिंक किया जाता है किसके साथ, डिविजन्स के साथ। जैसे एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस। अगर मैं बात करता हूं कि अब डिवीजन कैसे,
मतलब कहीं है प्रोजेक्ट में ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। अब उस प्रोजेक्ट ए में अपना भी डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, बाकी सारा कुछ होगा। हेड ऑफिस में भी बैठे हैं। बैरियर टाउन की एग्जांपल ले लें, मैट्रिक स्ट्रक्चर की एग्जांपल। एक बैरियर टाउन तो नहीं है, हर सिटी में जहां जहां पे भी है वहां पे उसका वो भी डिपार्टमेंट और हेड ऑफिस भी। अब एक बंदा एचआर में काम कर रहा है, उसने वहां वाली हेड की भी सुननी है, फिर आउटसाइड जो है वो भी। जो उसको हेड कर रहा है वहां पे वो भी आएगा। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं ना, अल्टीमेटली तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बिल्कुल यहाँ पे वो ही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर में होते हैं और जो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। आगे कहता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब ये हम बात करने लगे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे ना, अब हम डिटेल में जाने लगे हैं। मतलब किस किस बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन किए जा सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट लेवल कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। दो चीजें होती हैं जो कि मेन एलिमेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चेन ऑफ कमांड एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। चेन ऑफ कमांड को हम स्केलर चेन भी बोलते हैं। मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मैनेजेरियल लेवल्स इन्वॉल्व हैं, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने अथॉरिटेटिव लेवल्स इन्वॉल्व। उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, हाउ मैनी इंडिविजुअल्स परफॉर्म देयर वर्क एक्टिविटीज अंडर वन मैनेजरियल लेवल। एक मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि एक मैनेजर कितने लोगों की रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप कहते हैं ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, ये कई चीजों के डिपेंड अपॉन होता है। नंबर वन, मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज, मेंटल और फिजिकल की बात करें, अगर हाँ है मैनेजर कैपेबिलिटीज तो वो ज्यादा इंडिविजुअल्स को अपने अंडर वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, हाई। नहीं तो लो होगा ना, वरना एक इंडिविजुअल के अंडर कम लोग वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। नेचर ऑफ मैनेजर वर्कलोड, अगर ज्यादा काम है तो कम लोगों की सुपरविजन करेगा, अगर कम है तो फिर करेगा। फिर कहता है नेचर ऑफ वर्क की बात करता है, अगर रूटीन बेस्ड काम है तो उस केस के अंदर वो ज्यादा लोगों को अपने अंडर वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा होगा। बट अगर वहां पे वही बात करे कि रूटीन काम नहीं है, कुछ टेक्निकल काम है, तो फिर उस मैनेजर के अंडर कम लोग वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद कहते हैं ज्योग्राफिकल डिस्पर्समेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो मैनेजर से काफी दूर रहते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन आपकी कई ज्योग्राफिकल रीजन्स पे फैली हुई है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये ज्यादा होगा। अगर ज्योग्राफिकल स्प्रेड कम है, अगर ज्यादा है, दूर दूर है, तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल लो, फिर वो कम लोगों को अपने अंडर वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएगा।
उसके बाद कहता है लेवल ऑफ कोहाइसन विद इन दी टीम। कोहाइसन बोलते हैं ग्रुप हार्मनी यूनिटी को। लोग एज ए ग्रुप एज ए टीम कैसे काम करते हैं। अगर कोहाइसन हाई है तो फिर अंडर वन लेवल बहुत सारे लोग मिल के एक साथ काम कर सकते हैं। अगर कोहाइसन हाई नहीं है तो फिर कम ही लोग आएंगे। आगे क्या था, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं इस बेसिस पे। एक को बोलते हैं टाल ऑर्गेनाइजेशन और एक को फ्लैट बोलते हैं। टाल में जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है ना वो नैरो होता है, और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है। टॉल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जिसके अंदर बहुत कम मैनेजेरियल लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत कम मैनेजेरियल लेवल्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब है अंडर वन मैनेजेरियल लेवल, सॉरी 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 उल्टा बोला है मैंने, वो फ्लैट है। टॉल में क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर स्केलर चेन या चेन ऑफ कमांड भी होती है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा मैनेजेरियल लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। अंडर वन मैनेजेरियल लेवल फ्यू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स और इंडिविजुअल्स परफॉर्म देयर वर्क एक्टिविटीज, और कॉमनली टॉप टू बॉटम सुपरविजन का लेवल होता है। इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नैरो। क्यों नैरो है, क्योंकि अंडर वन मैनेजेरियल लेवल फ्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म कर। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाल स्ट्रक्चर बड़ा सूटेबल है जहां पे हाई लेवल ऑफ सुपरविजन या टेक्निकल वर्क बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद वाइड या फ्लैट की अगर हम बात करें, ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल हाई होता है। अंडर वन मैनेजेरियल लेवल डिफरेंट, जो भी मैनेजर लेवल है, एक मैनेजर के अंडर बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स अपनी वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, और इसके अंदर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है ना वो क्या होता है, वाइड। जहां रूटीन बेस्ड काम है या ज्यादा टेक्निकल नेचर का काम नहीं है, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सूटेबल है, जाहिर बात है फ्लैट। ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पे टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे कॉमन सेंस टॉल। अब यहाँ पे कहता है टॉल और वाइड ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कहता है ये जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, यहाँ पे मैनेजर और सबऑर्डिनेट के दरमियान बड़ा फॉर्मल रिलेशनशिप होगा, क्योंकि टेक्निकल लेवल हाई होगा, क्लोज सुपरविजन होगी, तो बड़ा फॉर्मल रिलेशनशिप रखे। तो क्लोज सुपरविजन मॉनिटरिंग आपकी बहुत ज्यादा हाई होगी अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, और बॉस या मैनेजर जो है वो डायरेक्शन देगा अपने सबऑर्डिनेट्स। हाई टास्क स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि हमने कहा ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर सूटेबल है जहां पे टेक्निकलिटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चरल और प्रोसीजरल एम्फेसिस होता है। फॉर्मल रोल्स होते हैं, जॉब टाइटल और जॉब डिस्क्रिप्शन, इनको फॉलो करके जॉब परफॉर्म हो रही है, अपनी मर्जी से नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी होती।
फिर कहता है वर्टिकल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के लेवल है क्यों, और डिसीजन लेने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। पहले फाइल एक मैनेजमेंट के लेवल पे, फिर फाइल दूसरे मैनेजमेंट के लेवल पे, तो बड़ा स्लो डाउन हो जाता है। अगर मैं वाइड या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉसेस और जो सबऑर्डिनेट्स हैं आपको नजर आएंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, उनके दरमियान रिलेशनशिप होगा। और ये जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा, ये कोई वैसे नहीं है कि बॉस है, नो, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। और बॉस सबको इक्वल ट्रीट करेगा इसमें। टीम वर्क और कोऑपरेशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, ग्रेटर डेलीगेशन होती। इसका मतलब है यहाँ पे इस वाले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ना, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने मैनेजर्स पे ट्रस्ट करते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं। टीम वर्क और कोऑपरेशन हाई होती है, और अल्टीमेटली यहाँ पे ना सुपरविजन कम रिक्वायर्ड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, जॉब रोल, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। अगर कोई इंडिविजुअल चेंज होना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है किसी और टास्क के ऊपर, या उसके काम की डिमांड चेंज हो रही है, ये वो भी चेंज हो जाता है। ये अपने अकॉर्डिंगली इन सारी चीजों को चेंज करता रहे, उसको जो कंफर्टेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली जाता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग हाई होगी, इधर इंफॉर्मेशन बड़ा क्विकली फ्रॉम टॉप टू डाउन आती, या बॉटम टू टॉप जाती। अब कहता है पहली बात, दो मेन एस्पेक्ट्स हैं बड़ा क्लियर, कि किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ्लैट स्ट्रक्चर ठीक है और किन के लिए वाइड या फ्लैट टाल वो फिट है। तो कॉमन एक एस्पेक्ट ये है, अब यहाँ पे कुछ ना बातें ही हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके पास पेपर के अंदर ना डिफरेंट एंगल में क्वेश्चन आ चुका हुआ है, और उसमें भी फिर यूं कि जी अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एडॉप्ट नहीं करते उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये अगर आप आंसर देना चाहते हैं ना, तो फिर आपको इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में 100% क्लियरेंस होनी चाहिए। और वो कैसे, कहता है अगर पहले की हम बात करें ना, कॉन्टेम्प्ररी थ्योरीज ने जो रिप्लेस किया ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, वो क्या है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ये कहती थी कि रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब ये था कि आपने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करना। जबकि अब थ्योरी जो है वो ये कहती हैं कि नंबर वन, पहले आप देखें कि आपका टास्क कितना कम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, देन आप डिसाइड करें। बट यहाँ पे ये भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारी टॉल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस कर लिया फ्लैट ने, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे ना एक ट्रेडिशनल बेसिस ये थी कि पहले बिजनेस वर्ल्ड के अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी ना, वो कौन सी होती थी, टॉल। और अब कौन सी आपको मिलती हैं, ज्यादा फ्लैट लोग प्रेफर करते हैं। बट अभी भी ये हम नहीं कह सकते ये कोई रूल ऑफ थंब है या ऐसा हो गया, नो। ये चीज डिपेंड अपॉन है किस चीज के, टेक्निकलिटी, जॉब नेचर, फंक्शंस। फंक्शन जितने ज्यादा टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड होंगे उतना ज्यादा
फिर कहता है ये जो वाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, या हम जिनको फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जहां पर इन्वायरमेंट बड़ा रैपिडली चेंज होती है और जो आपका बिजनेस है वो बड़ा क्विकली और फ्लेक्सिबली इस चीज को रिस्पॉन्ड कर लेता है, मतलब चेंज अपने अंदर अकोमोडेट कर लेता है। और फिर कहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन बड़ा क्विकली जनरेट होती है, और जारी बात है अगर इंफॉर्मेशन बड़ा क्विकली जनरेट हो रही है तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर जो डिसीजंस हैं वो भी बड़े क्विकली लिए जा रहे हैं। अब ये जो कहता है बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा फॉर्मल और हायरार्किकल होता है, क्योंकि हर चीज तो स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉलो हो रही है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग देखें, टाल ऑर्गेनाइजेशन में ये पक्की बात है एडमिन कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा मैनेजर्स चाहिए, उधर कॉस्ट ज्यादा। और अगर हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में जारी बात है मैनेजेरियल लेवल कम है, तो उस केस के अंदर आपको क्या कम मैनेजेरियल लेवल। तो जनाब पूछें यहां तक पहले किसका क्या क्वेश्चन है, देन आगे चलते हैं। कोई चीज जो कि क्लियर ना हो वो पूछ लें। कहता है ऑन द डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, दो तरह की स्ट्रेटेजी, या सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, बेसिकली सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग जब एक सेंटर, वो सेंटर बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी की टॉप मैनेजमेंट जो होती है जब डिसीजन वो ले, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जब ये कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने या टॉप लेवल ने डिसीजन जो है वो डेलीगेट किया हो निचले लेवल को, फंक्शनल को, या फंक्शनल ने ऑपरेशनल को, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब एक सेंटर से डिसीजन ना लिया जा रहा हो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अब जनरली कहा यह जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन मेन मैनेजमेंट लेवल्स, नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 टैक्टिकल, और नंबर 3 ऑपरेशनल। तो ये कहता है कि बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक लेवल है, जो डिसीजन मेकिंग वो कर रहा है, तो ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। आगे डिसीजन मेकिंग अगर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो नहीं कर रही, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इसका मतलब है उसने फंक्शनल लेवल को या नीचे ऑपरेशनल लेवल को डेलीगेट की हुई है अपनी डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि जो आपकी कंपनी है उसमें अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो वो एक सेंट्रल डिसीजन नहीं होगा, सेंट्रल डिसीजन नहीं है। फंक्शनल अपने हिसाब से अपने बिजनेस फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले रहे हैं, ऑपरेशनल वाले अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज जो हम कहते हैं ना यूनिफॉर्म डिसीजन या स्टैंडर्डाइजेशन, वो नहीं आ सकती। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम इसका ये है। उसके बाद कहता है यहाँ पे अब इसके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। कहा यह जाता है अगर नीचे लोअर मैनेजमेंट अगर ज्यादा एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस हो, तो फिर तो आप निचले लेवल के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, आप डेलीगेट कर सकते हैं। बट अगर
उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल है। अगर नीचे जो लोअर स्टाफ है या लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स जो हैं वो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो उस केस के अंदर फिर डिसीजन मेकिंग हम उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। अब इसमें देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि आप कह रहे हैं, अब इसमें उसने आपको स्ट्रक्चर भी सिलेक्ट कराए हैं कि जी कि सेंट्रलाइजेशन बेसिकली किन स्ट्रक्चर्स को सूट करती है और डिसेंट्रलाइजेशन किन स्ट्रक्चर्स को सूट करती है। मैं अगर बात करूं सेंट्रलाइज कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही होती है, तो वो फंक्शनल और एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरल में ओनर खुद है, तो वो यानी कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट भी वही है, तो उसमें वो डोमिनेट करता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं फंक्शनल की, तो फंक्शनल में क्या है, डिपार्टमेंट का जो हेड है बेसिकली उसने सारे डिसीजन लेने होते हैं। यूं ही डिसेंट्रलाइज की अगर बात करें तो ये जब आप डेलीगेट कर लेंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पावर, और इसके अंदर कौन से लोग आते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें बेस्ट फिट है, उसको हम कहते हैं कि जी मैट्रिक्स और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो बेस्ट सुटेबल होता है इस केस के अंदर। उसके बाद कहता है कि जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट होती है बेसिक, कहते उसके पास सारे अथॉरिटी अगर है कि वो डिसीजन ले, तो वो हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन है। अगर उसने ये डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी थी ये डेलीगेट कर दी है निचले लेवल के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे अगर मैं बात करूं डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होती है वो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग डेलीगेट कर देती है नीचे डिवीजन को। बेशक वो कस्टमर बेस्ड डिवीजन है, बेशक वो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन है, जो मर्जी हो। तो वहां पे बेसिकली क्या चीज है, वो ये चीज है क्योंकि असल में जो ईच एंड एवरी डिवीजन है वो हेड कौन कर रहा होता है, जनरल मैनेजर। तो उस जनरल मैनेजर को ज्यादा अच्छी तरह पता होगा डिवीजन को कैसे लेके चलना है, या ऐसे लोग जो कि हेड ऑफिस में बैठे हैं जिसको उस पर्टिकुलर डिवीजन के बारे में ना हो भी नहीं है। कई कंपनियां डूब गई इस चक्कर के अंदर। अच्छे बड़े बड़े बिजनेस जो थे ना, वो जब कन्वर्ट हुए डिविजनल में, तो वहां पे जब छेड़छाड़ की गई ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, तो फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि कंपनियां बंद हो गई। अब यहां पे भी अगर मैं बात करूं कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सूटेबल है, तो यूनिवर्सली कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं है जो कि सूटेबल है। नंबर वन सबसे पहला मेन की कंसर्न क्या है, सबसे पहला की कंसर्न यहाँ पे ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आपको ये बताती है कि आज से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, वो किस फिनोमिना के ऊपर थी, सेंट्रलाइज थी, और अब किस फिनोमिना के ऊपर है, डिसेंट्रलाइज्ड। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चीजें समझ आ गई, वहां पे उनको समझ क्या आया है, वो ये चीज समझ आई कि भाई जो लोकल डिसीजन मेकिंग है वो बेटर है। लोकल डिसीजन मेकिंग अब यहाँ पे ये नहीं पिशावर लाहौर और एक दुबई वाली डिसीजन मेकिंग नहीं। लोकल डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है उस फंक्शन से रेलेवेंट जो डिसीजन मेकिंग है। तो वो लोकल मैनेजर ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं बनिस्बत इसके कि सेंटर में कोई बंदा बैठा है जिसको शायद उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत डिटेल के अंदर नहीं पता, वो हेड ऑफिस में था और वहां पे वो डिसीजन ले रहा है।
आगे कहता है एडवांटेजेस क्या है सेंट्रलाइजेशन के। नंबर 1, जो कंपनी की मैनेजमेंट है ना और एक सेंटर है, उसको पता है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के, उसने अलाइन करना है हर लेवल को ऑर्गेनाइजेशन के विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और उस पर फोकस करके उनको अचीव करवाना है। नंबर 2 कहता है, बड़ी मेन एक चीज है, ये बाय डिफॉल्ट है कि दुनिया की मोस्टली जो थ्योरीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, वो इस चीज की फेवर के अंदर है कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है ये सेंट्रल ही होनी चाहिए। दूसरा कहता है, जब लोगों को पता होता है ना ये डिसीजन कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने लिया या ये सेंट्रल डिसीजन है, तो लोग उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसमें कंफ्लिक्ट भी नहीं आता है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक फंक्शन का लेवल उस पर डिसीजन ले रहा हो ना, तो मे भी वहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, मे भी, तो यहाँ पे नहीं। फिर एक चीज कि अगर क्राइसिस डिसीजन लेने हो, अच्छा क्राइसिस डिसीजन मतलब एक बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन अचानक रेज हो जाती है और उस केस के अंदर आपने डिसीजन लेना, तो आप वो बंदा लोकली अवेलेबल नहीं है या कुछ भी है, तो वो कहता है उस केस के अंदर अब आप दूसरे से इजाजत लेंगे, मैं ये कर रहा हूँ या पूछूंगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप सेंट्रली उस चीज का डिसीजन ले लें, उसमें कंपनी की टॉप मैनेजमेंट खुद ब खुद डिसीजन ले ले कि हमें ये चीज करनी है या नहीं करनी है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, डिसेंट्रलाइजेशन के क्या एडवांटेज है। कहता है कि जो मैंने आपको बात की ना, जो लोकल का कॉन्सेप्ट है, लोकल डिसीजन मेकिंग, इसमें वो कहते हैं बाज औकात ऐसा होता है कि जो आपके जूनियर स्टाफ होता है या लोअर स्टाफ होता है, वो उस चीज के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानता है। अच्छा, ये अगर आप में से लोगों को याद हो, पीछे जब हमने मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पढ़ा था, वहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स थे, हमने कहा था टीपीएस। टीपीएस वो सिस्टम होता है जो कि डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता था, तो बड़ा डिटेल होता था, किस लेवल पे डील होता था, ऑपरेशनल। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो जूनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, या एम्प्लॉयज होते हैं, सबसे ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्म्ड यही होते हैं, इनको डे टू डे बेसिस के ऊपर पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। तो उन्हें उस चीज के बारे में ज्यादा बेहतर पता है, तो क्यों ना आप डिसीजन मेकिंग उन्हीं को दे दें, ऑपरेशनल मैटर से रेलेवेंट जो भी डिसीजन मेकिंग है वो आप उनको दे दें, सारी मत दें, बट ऑपरेशनल लेवल तो उनको असाइन करें। फिर कहते हैं डिवीजनल लेवल पे जो मोटिवेशन दे देते हैं, जिस तरह मोटिवेशन के लिए आप डेलीगेट कर देते अथॉरिटी, ताकि लोग मोटिवेट फील करें कि जी उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी ने डिसीजन मेकिंग हमारे हवाले की हुई। फिर जो लोकल डिसीजन होते हैं वो बड़े क्विकली और बेटर मैनर के अंदर आप ले सकते हैं। फिर हर डिसीजन हेड ऑफिस के ऊपर ना छोड़ें, बल्कि आप क्या करें कि वो लोकल डिसीजन ले लें या कंपनी लोकली वो डिसीजन करवा ले, वो ज्यादा बेटर है। इसमें होता एडवांटेज ये है, जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होती है ना,
वो फ्री होगी, वो कंसंट्रेट करेगी स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजन लेने में, ये छोटे डिसीजन पे हाथ नहीं डालेगी। उसके बाद कहता है एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स अब कौन से एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस के केस में, दो, आउटसोर्सिंग और दूसरा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आउटसोर्सिंग क्या थी, क्यों की जाती है, कई रीजन है, बट आउटसोर्सिंग का मतलब ये कोई भी ऑपरेशन आप खुद परफॉर्म ना करें, थर्ड पार्टी को दे दें या सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दें। कई इंडस्ट्रीज में तो आप दो तरह की आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिलेंगे। वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बिजनेस को ना कोर और नॉन कोर एक्टिव, अपने बिजनेस फंक्शन को कोर और नॉन कोर में डिवाइड करते हैं। देन जो उनकी नॉन कोर एक्टिविटीज होती है ना, उसको आगे सबलेट कर देते हैं। और कई अब बिजनेसेस ऐसे हैं वो कि पूरा का पूरा फंक्शन ही आउटसोर्स कर देते हैं। जिस तरह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक मेन फंक्शन, तो वो पूरे का पूरा ही आप आउटसोर्स करना है। रीजन क्या आउटसोर्सिंग के, नंबर वन, कंपनीज अब जब कंपेटिटिव एडवांटेज को कंसीडर करती है ना, तो वो ये देखती हैं कि हमारी कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है। तो वो कहते हैं अगर हमारा कंपेटिटर कहीं से हमसे कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकता है, तो उस लूप होल को कवर करो और उस कंपेटिटिव एडवांटेज के रास्ते में हर्डल क्रिएट करो, और इसी बेस पे आप भी कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। फिर दूसरी बात कॉस्ट की भी होती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कंपनी कंडक्ट कर रही होती है। हो सकता है आप वो इन हाउस ऑपरेशन परफॉर्म करें तो कॉस्टली पड़े, बट बाहर से करवा लें तो सस्ता हो। आपके पास शायद उस लेवल की एक्सपर्टीज ना हो सकता है बाहर से वो एक्टिविटी परफॉर्म कराएं, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट की ज्यादा और प्राइस बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। फिर वो जो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एक स्पेशलाइज स्किल है, मे बी इन हाउस आपके पास वो स्किल अवेलेबल ना हो, तो आउटसोर्स कर दें। अच्छा, इसका चार्म, इसके बेनिफिट्स अपनी जगह है, बट इसके कुछ थ्रेट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर वन, इसके ऊपर लॉस ऑफ कंट्रोल सबसे बड़ा मेन थ्रेट है, कि इसके केस में हो सकता है जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल खत्म हो जाए उस चीज के ऊपर से। फिर दूसरा में भी हो सकता है प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो जाए। अब ये तो उसके हाथ में है, कैसी प्रोडक्ट बना रहा है, कर रहा है, कैसी सर्विस दे रहा है। इससे आपके कस्टमर लूज होने के भी चांसेस होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज के साथ साथ जो आप एडवांटेज में कंसीडर कर रहे थे वो डिसएडवांटेज भी बन जाती है। उसके बाद कहता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई हेड ऑफिस, कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमिसेस एग्जिस्ट नहीं करता। आजकल कई हैं, आईटी में बहुत सारी हैं। आप ये देखें जो ऑनलाइन सेलिंग हो रही है दराज पे या ये, कई लोग हैं वो कहीं से परचेज करते हैं, डायरेक्टली बेच देते हैं। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट हुए। एक वो जो फिजिकल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थी वो खत्म हो गई, प्राइस लेवल कम करने में कंपनी को हेल्प मिली, बहुत सारी चीजें। जी जनाब, पूछें कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर नहीं है तो। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली आपके पेपर में आ रहा है।
बाकी तो कोर्स में है ही है ना, वो अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट किया या नहीं किया वो तो एक क्वेश्चन अलग, बट ये वाला जो पोर्शन है ये आपका आएगा है हमेशा। अच्छा, कॉन्टीजेंसी थ्योरीज बेसिकली ये लेटेस्ट है और ये डील करती हैं मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, और इन थ्योरीज ने एक जस्टिफिकेशन ये दी है कि दुनिया के अंदर कोई भी एक अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन ए बिजनेस एनवायरनमेंट के, सर्कमस्टांसिस के, सिचुएशंस के। जैसी डिमांड होगी, जैसा आप बात करें कि सिनेरियो होगा, सिचुएशन होगी, कंपनी उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करेगी। बाज बात कई ऑर्गेनाइजेशन को दो तरह के स्ट्रक्चर सूट कर रहे होते हैं, वो दोनों एडॉप्ट कर जाती है। बाज बात किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसके अंदर लिटिल मॉडिफिकेशन करके उसको लगता है कि ये ठीक है, अगर वो उसके हिसाब से ऑपरेट कर रहा है और उसकी फंक्शनिंग को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो उसमें उसके लिए वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बात ये है कि एफिशिएंसी हो नंबर वन, और कंपनी फेलियर की तरफ ना जाए। इसी तरह से अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर एक अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने का, या आप पहले से स्टार्टिंग से ही अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एडॉप्ट नहीं करते, तो उस केस के अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स क्या हैं अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करने के, नंबर वन कहता है स्टाफ मोरल हाई होगा। अच्छा, अब ये क्यों होगा? रीजन, क्योंकि अगर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो टारगेट्स जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए होंगे वो मीट हो रहे हो। क्योंकि अगर उसकी मीटिंग के अंदर प्रॉब्लम होता तो फिर कई तरह की प्रॉब्लम रेज होनी चाहिए। एम्प्लॉयज ने एफर्ट प्लेस करनी थी बट आउटकम अचीव नहीं होना था, अल्टीमेटली जॉब स्ट्रेस भी काज होना था, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन भी होनी थी, एम्प्लॉयज ने गिव अप भी करना था, तो उस केस में ये जो मोरल था ये लो हो जाना था। नंबर टू, अगर अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो तो एम्प्लॉयज को उनके रोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, फिर उनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल वहां पे होगी। फिर कहता है कि जो आपको रिलेशनशिप होंगे, या अगर हम बात करें रिलेशनशिप के साथ साथ किस चीज की, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं आपको उसका लॉजिकल फ्लो, वर्क एक्टिविटीज का फ्लो, हर वर्क एक्टिविटी बड़ी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर परफॉर्म की जा रही होगी, तो आपको सीक्वेंशियल फ्लोज नजर आते हैं। इसी तरह कहते हैं जो कंपनी के ऑपरेशन है ये हाईली एफिशिएंट होने चाहिए, और इसकी वजह से फिर कंपनी के हर चीज के अंदर वैल्यू एडिशन होती है, फिर आपका कस्टमर आपके क्लाइंट आपसे हैप्पी होते हैं क्योंकि क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस ये अवेलेबल होंगे। फिर डिसीजन जो है ये बड़ा क्विकली लिया जा रहा होगा, राइट पर्सन ले रहे होंगे। फिर इनएफिशिएंसी, जैसे हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर रिडंडेंट लेयर्स हैं, रिडंडेंट लेयर्स ऐसे मतलब कि अननेसेसरीली आपने मैनेजमेंट लेवल क्रिएट किए हैं, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद कहता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि अगर मैं अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर डेफिशिएंट स्ट्रक्चर एडॉप्ट करूं तो इन सब चीजों को उलट कर लें। नंबर वन कहता है जो आपका स्टाफ है वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, और वो आपको पता लग गया क्यों,
क्योंकि वो जब भी कोई कोशिश करेगा, एफर्ट प्लेस करेगा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए या बाकी सारी चीजें, अगर स्ट्रक्चर के अंदर फ्लॉ है वो अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर एम्प्लॉयज गिव अप करेंगे और उसका फिर आउटकम यही निकलेगा। फिर डिसीजन मेकिंग में डिले आएगा, कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर कहता है बाज ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं सेंट्रलाइज बेसिस के ऊपर, या आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें डिसीजन मेकिंग एक सेंटर के ऊपर से ली जाती है, अल्टीमेटली वहां पे कहता है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कल्चरल वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, तो वो कहता है आपका कस्टमर ऐसा जो कि बहुत ही इनसेंसिटिव होता है, उसके लिए वो बड़ा इनअप्रोप्रिएट होता है। फिर कहता है लोगों को उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग लाइंस ये क्लियर नहीं होंगी, वर्क फ्लो क्लियर नहीं होगा, ऑपरेशंस इनएफिशिएंट हो जाएंगे, कॉस्ट इंक्रीज होगी, कस्टमर और क्लाइंट लूज होंगे, अब क्वालिटी नहीं होगी, प्रोडक्ट की डिले आएगा, या सर्विसेज क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कुछ भी होगा। अल्टीमेटली इसकी वजह से कहता है जो कंपनी की रेपुटेशन है, गुडविल है, वो डैमेज होगी, कंपनी की शेयर प्राइस डिक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी, फिर उनको रीस्ट्रक्चरिंग पे दोबारा से जाना पड़ेगा, कंपटीशन मार्केट में आप लूज करेंगे, आपका कंपेटिटर आपसे कंपेटिटिव एडवांटेज ले जाएगा। उसके बाद यहां पे अब एक बंदा है, दो बंदे थे बल्कि, बर्न एंड स्टालकर। अच्छा, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रपोज किया। वो कौन सा स्ट्रक्चर था? इनके अकॉर्डिंगली कहता है दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर वन, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कहता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म होते हैं या टास्क डेफिनेशन होगी ना, वो बड़ी रिजिड होती है, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रूल्स, मैनुअल्स आपको चीजें चलानी पड़ती हैं और चलना पड़ता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन हाई होगी, टॉप टू बॉटम। फॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई, अथॉरिटी बेस्ड इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, मतलब प्रैक्टिस आपको नजर आएगी कि मैनेजर अपनी पावर को या अथॉरिटी को प्रैक्टिस कर रहा है। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, डिफरेंशिएशन कम्प्लेक्स होती है चीजों में करें, और क्योंकि इसमें एक ये भी है कि ये स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जहां पे इन्वायरमेंट आपको बड़ी रिजिड रिक्वायर्ड है, इतने ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नेचर ऑफ टास्क जो है वो आपने परफॉर्म करना है, और इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड हो। ऑर्गेनिक बिल्कुल इसके उलट है, उधर रिजिड था, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है टास्क डेफिनेशन। लैटरल कम्युनिकेशन, एक डिपार्टमेंट की दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, एक मैनेजर की जूनियर से, जो इसमें फॉर्मुलाइजेशन लो होती है, एक्सपर्ट बेस्ड इन्फ्लुएंस हाई होता है। और अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होगा, ऊपर उसमें कहा था सेंट्रलाइज। सिंपल डिफरेंशिएशन और लो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब यहां पे वो डिटेल में इसको डिस्कस कर रहा है, कहता है डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ऊपर जो थे ये फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये बात याद रखें, दोनों चीजें अलग हैं। यहां पे अब क्या है, डिफरेंसेस क्या है मैकेनिस्टिक के। नंबर वन, यहां पे कहता है ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी डेलीगेट की होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की की होगी। अब मैनेजमेंट हायरार्की का मतलब क्या है, जो टॉप पोजीशन पे होगा उसके पास ज्यादा अथॉरिटी, पावर ज्यादा है, जो कम पे होगा वो कम पे, बट ये लेस्टिमेट सोर्स है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसको कह रही है। ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर में प्रिवेल करती है, कम्युनिकेशन वर्टिकल होती है, अप एंड डाउन चेन ऑफ कमांड एग्जिस्ट करता है,
जॉब्स बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नेचर की होती है और इंडिविजुअल अपने स्पेशलाइज एरिया के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता है, अपनी जॉब को मेन प्रायोरिटी देता है। जॉब डिस्क्रिप्शन इसके अंदर बड़ी ही प्रिसाइज होती है। फिर इधर टास्क जो परफॉर्म हो रहे होंगे ऑपरेशन, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन को सीनियर मैनेजर दे रहा होगा। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल, उधर कह रहा था हायरार्किकल के हिसाब से, मतलब यहां पे गया है कि जिस इंडिविजुअल के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती, उसकी सुनी जाएगी बात। कंट्रोल यहाँ कल्चरल बेसिस पे होगा, ब्यूरोक्रेटिक नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी, फ्री फ्लो होगा, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। स्पेशलिस्ट नॉलेज और एक्सपर्टीज शेयर होंगी, कंट्रीब्यूट होंगी, कॉमन टास्क जो है वो मिलके किया जाएगा। और कॉमन टास्क जो है वो जारी बात है, क्योंकि कहना ये चाह रहा है कि टीम बेस्ड अप्रोच हो। जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें लेस प्रिसाइज होगा, डिटेल्ड होगी। और इधर कम्युनिकेशन बेसिकली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई किसी को एडवाइस कर रहा है, बता रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, डिसीजन कैसे लेने हैं, इंस्ट्रक्शन, ये चीजें नहीं, सपोर्ट प्रोवाइड करना इसके अंदर। जी जनाब, पूछें।